morning students, a warm welcome to all of you in my next video for class 10 and the chapter is acids, bases and salt. बच्चों जल्दी से अपना कॉपी एंड पेन निकाल कर बैठ जाइए क्योंकि विदाउट कॉपी एंड पेन आपके लिए ये वीडियोस कोई काम का नहीं है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स. आप अगर समझकर नोट्स बनाएंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आज से हम समझेंगे चैप्टर 2 दैट इज This is the chapter 2 for class 10. The name of the chapter is acids, bases and salts. और बच्चों इस बार आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसिड्स के वो सारे टॉपिक जो आपके क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान देते हैं हम लोग एसिड्स को लेकर. तो एसिड्स में हम क्या समझते हैं बच्चों. दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उन सबको उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उन सबको उनके केमिकल्स के आधार पर तीन भागों में ही डिवाइड किया गया है. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो आप ये नॉर्मली समझ लीजिए दे आर द केमिकल्स प्रेजेंट इन द substance which taste sour. बच्चों ये जो नाम है एसिड, इट हैज केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड acidus acer, जिनका मीनिंग होता है सावर. जिसका मीनिंग क्या होता है? सावर. ये एक तरह का लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? सावर, मतलब खट्टा. जनरली जो एसिड्स होते हैं ये टेस्ट देते हैं लिटमस पेपर को लेकर. इट मींस इट चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड. यहां पर मैं लगा देता हूं चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड. मतलब एसिड्स को अगर टेस्ट करना हो बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो चीज है ये है टेस्ट, लेकिन यहां पर मैंने जो लिखा है वो है टेस्ट. दोनों किस तरह? टेस्ट मतलब खाकर देखना, चख कर देखना. इसमें आपको पता चलेगा इट इज अ टेस्ट. और यहां पर मैंने क्या कहा? टेस्ट. तो टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस का यूज करते हैं. जनरली ज्यादातर केमिस्ट्री लैब में इनका पहले यूज किया जाता है और ये पता लगाने के लिए कि वेदर इट इज एन एसिड और बेस. तो एसिड के लिए आप देख सकते हो कि ब्लू लिटमस का यूज करते हैं. ओके, जो ये ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, इट चेंजेस into aqueous solution. एनहाइड्रस स्टेट में, एनहाइड्रस स्टेट कहने का मतलब ड्राई स्टेट मतलब इसमें पानी नहीं है. एक्वस मतलब पानी. अगर ब्लू लिटमस को सूखा ही या फिर एसिड ऐसा हो जिसमें पानी न मिला हुआ हो, उससे अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं शो करेगा. यानी इसका मतलब ये हुआ या तो लिटमस भींगा हुआ होना चाहिए या आपका जो एसिड है उसमें वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए. बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर द एसिड डिसोशिएट्स टू गिव द H+ आयन. बच्चों एक खास बात यहाँ पर और भी ध्यान देने की जरूरत है कि आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे. आर्हेनियस, आपके इस बुक में डेफिनेशन जो दिया है वो ये है कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. ये एक्चुअली आर्हेनियस कंसेप्ट है. उनका क्या कहना था कि द सब्सटेंस which is an acid is capable to furnish मतलब देना, furnish H+ ion in aqueous solution. बच्चों ये वाला पॉइंट खासतौर से ध्यान देना कि H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में ही रिलीज होगा. यानी एनहाइड्रस स्टेट में अगर हम बात करना चाहें तो ये रिलीज नहीं होगा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एसिड्स आखिर हम क्या कह सकते हैं. यानी एसिड को अगर हम पहचानना चाहते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि इसमें से H+ आयन आफ्टर डिसोसिएशन मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं HCl तो ये क्या दे रहा है? H+ प्लस Cl माइनस. तो देखो बच्चों यहाँ H+ निकल रहा है, लेकिन ये कब निकलेगा ये मालूम होना चाहिए. इट इज इन द एक्वस सॉल्यूशन. अगर ये ड्राई स्टेट होता या इसमें वाटर नहीं मिला होता तो H+ आयंस रिलीज नहीं होता.
मतलब ये टेस्ट नहीं दे सकता था ब्लू लिटमस में। उसी तरह अगर हम बात करते हैं H2SO4, ये भी अगर एक्वस सॉल्यूशन पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, 2H प्लस SO4 2-। तो आप समझ सक रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं H प्लस आयंस रिलीज हो रहा है। ऐसा किसका कंसेप्ट था, आर्हेनियस का। और इसी पॉइंट को लेकर और भी बातें हम करेंगे। आर्हेनियस के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट। ये सब चीजों को भी बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11-12 में आप जानेंगे। अब एसिड्स का क्लासिफिकेशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। शुड आई रब दिस? गुड। अब देखिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो पॉज करके वीडियोस को भी लिख सकते हैं और अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अगर कोई एसिड का डेफिनेशन पूछे तो आपको ये वाला डेफिनेशन देना है, द सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फर्निशिंग द H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट इज नोन एज एन एसिड। क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के आधार पे अगर हम एसिड को क्लासिफाई करें तो इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक एसिड्स, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, दोज एसिड्स which are obtained from the minerals present in the earth crust, are called inorganic acids या mineral acid, are called inorganic acids और मिनरल एसिड्स। दोनों ही नाम जानना चाहिए, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मिनरल एसिड्स आप पढ़ते हैं वही इनऑर्गेनिक एसिड है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव मी द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए इनऑर्गेनिक एसिड्स का क्या क्या एग्जांपल है। एग्जांपल में आप सबको मालूम है HCl, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टूटे का तो मालूम है, अभी मैंने तोड़ के दिखाया H++Cl-। दूसरा H2SO4, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H3PO4, ये भी एक नाम है, आप लोगों को मालूम होगा। फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम नोट कर लीजिए, इट इज नोन एज अ फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब जो एसिड्स हैं इनका एग्जांपल्स मालूम होना चाहिए। इनऑर्गेनिक एसिड्स का क्या एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, मतलब सोर्सेस के आधार पे कहां से वो मिलता है। अगर मुझे इनऑर्गेनिक चीजों से या मिनरल से मिल रहा है अर्थ क्रस्ट के अंदर से, तो इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। लेकिन अगर वो चीज प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है, तो इसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। मतलब अगर मुझे सेकंड क्लासिफिकेशन बोला जाए इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज, तो इसका एक और नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स। नोट कर लीजिए इसको। और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है बच्चों, ये हमारे लिए एडिबल होता है। एडिबल एसिड, एडिबल का मतलब क्या है, एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं। सो दोज एसिड्स which are obtained from plants and animals are called organic acids। क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे लैक्टिक एसिड, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड के बाद आगे आइए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों C4H6O5। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सबका, ठीक है। मैलिक, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। उसके बाद बच्चों टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों C4H6O6। ओके, उसके बाद आइए बच्चों, टार्टेरिक के बाद हो गया मेरा साइट्रिक एसिड।
साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं C6H8O7। ये आपका सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। C6H8 होता है, ये आपका साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टिक एसिड, इन सब का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम जानते हैं, जैसे आप बता सकता हूं एसिटिक एसिड आपको मालूम है CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड का एक और नाम है इथेनोइक एसिड। एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक सबका हो गया। जल्दी से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि इसको आप नोट कर लें। ओके चलिए, या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। अब देखिए एक और नाम मैंने आपको बता देता हूं, जैसे फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है बच्चों मिथेनोइक एसिड। मैं जितना नाम दे रहा हूं ये नाम आपको याद होना चाहिए। दिस आर द केमिकल नेम्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला HCOOH। एक और होता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सबको हम खा सकते हैं, एडिबल। कैसे? ये कहीं ना कहीं हमें मिलता है ऐसे चीजों में जो हम रेगुलर यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड ये हमें कहां मिलता है? मिल्क में, या सावर मिल्क, खट्टा मिल्क, कर्ड में, ये सब मिलता है, हम खाते हैं। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है। टैटेरिक एसिड टैमरिंड में, टैमरिंड समझते हैं, इमली में मिलता है। साइट्रिक एसिड तो सबको मालूम है, लेमन, ऑरेंज। आजकल तो जब से हमारा कोविड-19 का केस हो रहा है, सब लोगों को कहा जाता है कि साइट्रिक एसिड वाली चीजों को ज्यादा यूज करें, विटामिन सी ज्यादा मिलता है ना? तो आपको भी ये यूज करना चाहिए। एसिटिक एसिड ये जनरली आपका विनेगर में मिलता है, जो बहुत ही खास आप जानते होंगे। ओके, फॉर्मिक एसिड ये जनरली एंट्स में मिलता है, एंट्स। ऑक्सैलिक एसिड, ये कहां पे मिलेगा आपको? जैसे आपका गुआवा में आप नोट कर सकते हैं, क्या टोमेटोज में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये सब हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बी नोन एज एन एडिबल एसिड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस कहने का मतलब हो गया कि जिस जगह से हमें वो मिलता है। अगर वो मुझे अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, इट इज अ मिनरल एसिड। अगर ये मुझे प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल रहा है, देन इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम आगे क्लासिफिकेशन की ओर ध्यान दें। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी, सभी लोग, सभी बच्चे। चलिए मिटा दें सबको। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए बच्चों, ताकि ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जब कोई बच्चा खुद से नोट्स बनाता है, खुद से समझकर नोट्स बनाता है, तो कोई डाउट ही नहीं कि उसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कैसा है। ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो कमेंट भी करना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी ये समझ सकें कि हाँ इस वीडियोस में आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अब तो ये पहला क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। अभी तो हम एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग इनटू आयंस। जैसे मैंने आपको बताया HCl जो है वो टूटकर किस में? H++Cl- में। लेकिन कौन सा मीडियम होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। अगर ये एक्वस ना रहे तो क्या ये टूटेगा? नहीं, ये आयोनाइज्ड होगा। ये जो टूटना है, ये जो डिसोसिएशन है, ये जो वापस अपने आयंस में आ जा रहा है, इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। दोनों नाम आ सकता है, आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं या फिर डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम दो, ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन द एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। अगर ये सब पॉइंट्स आप नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स होगी।
तो ये बहुत जरूरी है समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको कहते हैं। सो दोज एसिड्स which are completely ionized are called strong acids। जिन बच्चों को लग रहा है कि वो ये सब जानते हैं, वो इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा जहां से सारे बच्चे को समझ में आ जाए। जिन बच्चों को लगता है कि वो ये सब चीज जानते हैं वो स्किप करें वीडियो, आगे बढ़ के अपनी पढ़ाई को शुरू करें। देखिए कि कहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा, कौन सा पॉइंट आप जानते थे, कौन सा पॉइंट आप नहीं जानते, उन सब चीजों को लेकर बात करना है। दिस इज द वीडियोस फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, और इसमें एसिड्स के वो सारे टर्म आ जाएंगे जो आपको पढ़ना है क्लास 10 के लिए। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि ये सब पॉइंट मालूम है तो स्किप करके देखें। चलिए उसके बाद देखते हैं दोज एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब क्या? कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बोलता हूं HCl इट ब्रेक्स इन द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H++ Cl-। बच्चों यहां पर ये समझना है पॉइंट, अगर आप ये नहीं समझते तो दिक्कत है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 1 मोल मैंने लिया HCl, तो 1 मोल को जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो H+ देगा। ये जो H+ आएगा इसका भी अमाउंट 1 मोल होगा, मतलब जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया था उतना ही ये आएगा। इसको हम कहते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ओके, उसी तरह जब हम बात करते हैं वीक एसिड्स, तो दोज एसिड्स which are not completely ionized, or we can say incomplete ionization takes place। जैसे एग्जांपल बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी एग्जांपल है आप नॉर्मली समझो, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल इट कम्स फ्रॉम द मिनरल एसिड। और वीक एसिड्स का जो एग्जांपल होगा, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इट कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड्स मालूम है और मिनरल एसिड मालूम है तो आप पता लगा सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में जब हम वीक एसिड्स की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल CH3COOH, जिसको हम एसिडिक एसिड कहते हैं, इसको मैं पानी में डाला, सपोज दैट मैंने इसका 1 मोल लिया, टूट कर तो ये भी वही देगा, CH3COO माइनस एसीटेट आयन प्लस H+। इसका नाम मालूम ही है सबको, एसीटेट आयन। जिन बच्चों को क्लास टूटना या आयंस का नाम या फॉर्मूलाज बनाना नहीं आता, प्लीज यूट्यूब चैनल पे टाइप करें द हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला बाय आवर साइंस, पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसको वो बेसिक है, इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो वो डाला। प्रैक्टिस करने पर आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वो टूट रहा है। तो बच्चों ये ध्यान दो, इसका नाम एसिडेट है, और देखो यहाँ H+ आ रहा है, मतलब ये भी एसिड है। अभी आपने आर्हेनियस कंसेप्ट में पढ़ा कि H+ आयन देना चाहिए। इट मीन्स दैट H+ आयन जिस भी सब्सटेंस से निकलता है वो एसिड हो सकता है। ऐसा कौन कहता था? आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, जो आपको पढ़ना है। अब देखिए बच्चों ध्यान दो, इनकम्प्लीट आयोनेशन का मतलब है, इनकम्प्लीट आयोनेशन या नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब समझेंगे। यहां पर 1 मोल था तो पूरा का पूरा 1 मोल H+ मुझे मिला, लेकिन यहां पर जब मैं 1 मोल लूंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो H+ है ये पूरा 1 मोल ही मिले, क्योंकि ये वीक है इसलिए इसका पूरा H+ टूटकर नहीं आ सकता। हो सकता है ये 0.5, 0.9 कुछ इस तरह के रेंज में टूटे, न कि 1 मोल के रेंज में। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि डिसोसिएशन होने पर किस तरह के रेंज में या किस तरह का डिसोसिएशन होने पर हम इसको वीक एसिड्स कह सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको मतलब बताया दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है कि जितना क्वांटिटी लूंगा उससे वो कम रहेगा, वो उतने के बराबर नहीं आएगा। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब मैं जितना क्वांटिटी ले रहा हूं उतना ही H+ आयंस रिलीज होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स में खास बात ध्यान देना है, मैंने कहा जनरली सारे मिनरल एसिड ऑर्गेनिक होते हैं
एक्सेप्ट H2CO3। H2CO3 मिनरल एसिड तो है, मगर ये वीक एसिड्स में आता है। मतलब इसका भी अगर मैं 1 मोल लूंगा, वीक एसिड जब भी बोला जाए, मतलब ये हमेशा समझ लीजिए कि 1 मोल या कोई भी कितना भी मोल हम लेंगे, उससे पूरा का पूरा H+ आयंस रिलीज नहीं होगा। तो तोड़ने पर तो हम लिख सकते हैं 2H+ प्लस CO3 2-। लेकिन अगर मैं इसका 2 मोल या 3 मोल कुछ भी लेता हूं, ये कंप्लीटली उतना मोल्स डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये टूटकर उतना नहीं आएगा। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम्स? चलिए आगे बढ़े, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप बहुत सारा चीज लेते हो, H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सारे के सारे एसिड्स जो हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्लासिफिकेशन बच गया, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट। जल्दी कर लीजिए, चलिए बिठा देते हैं। फाइन, बहुत जरूरी है बच्चों समझना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन में ही है। किसके बेसिस पे इस बार क्लासिफाई कर रहे हैं? इस बार हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड present in the solution। कितना अमाउंट है किसी सॉल्यूशन में एसिड का, उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए तो लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं पहला डाइल्यूट एसिड्स, और दूसरा क्या रह जाएगा मेरा? कंसंट्रेटेड एसिड। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को मालूम है कि डाइल्यूट एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होता है। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और फिर आगे बढ़िए। ईमानदारी होनी चाहिए कि आप इसको कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियोस को सुनने से पहले। जल्दी से करके दिखाइए मुझे। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूं, इफ इन अ एक्वस सॉल्यूशन the concentration of acid is less, then it is called dilute acids। मतलब जाहिर बात है कि आपका एसिड्स कहने का मतलब पानी में जाना होना चाहिए ताकि वो H+ आयन में टूट सके। अगर पानी का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और एसिड्स का जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए, तो वैसे केसेस को हम बोल सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स। और दूसरे केसेस में, इफ इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब जिसमें पानी मिला हुआ हो, सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर, जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी कम है, तो वैसे चीजों को हम कह सकते हैं कंसंट्रेट। इफ इन एक्वस सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड? कंसंट्रेटेड एसिड्स। मतलब यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिड अगर ज्यादा है तो किस में ज्यादा है? पानी में ज्यादा, दोनों मिलकर तो सॉल्यूशन। अगर एसिड ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड, एसिड का अमाउंट कम है मतलब डाइल्यूट। तो एसिड का अमाउंट अगर कम रहेगा तो किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा? वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, यानी वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट बोल सकते हैं। अगर वाटर का अमाउंट कम है तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड। बच्चों ध्यान देना एग्जाम में कि क्वेश्चंस किसके बेसिस पे पूछ रहा है, वेदर इट इज आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर और इट इज आस्किंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द एसिड्स। If it is asking about the acid, then be sure कि acid के amount ज्यादा होने पे it must be concentrated. And if the amount of the acid is less, then it is known as an dilute acids. जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब बच्चों यहां पर एक खास बात ध्यान देना है। यहां क्या देना है? सपोज दैट कि मुझे कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट करना है।
डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट एसिड में चेंज करना है। तो मुझे कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान देना होगा? सो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां क्रिएट होता है, व्हाट प्रिकॉशंस must be followed in order to make the concentrated acid into dilute acids, चलिए, ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको ये समझने की जरूरत है। तो चलो पहले समझते हैं, उसके बाद देखो बच्चों, कंसंट्रेटेड का मतलब एसिड ज्यादा है और पानी कम है। अब मुझे उसको पानी ज्यादा करना है और साथ ही साथ आपको डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो हम इसको क्या करेंगे? हम नॉर्मली इसको कर सकते हैं कि जो आपका प्रिकॉशंस लेने के लिए, कि अगर मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब में, देखो मैं 2 टेस्ट ट्यूब, पहले समझ लो उसके बाद मैं बताता हूं। मान लो मैंने स्टार्टिंग में यहां पर कंसंट्रेटेड एसिड लिया, एसिड, तो अगर इसके बाद में यहां पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, हीट विल प्रोड्यूस। इसका मतलब द एडिशन ऑफ द वाटर इन एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको मालूम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इट इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम वाटर को, पहले हम एसिड लिए उसके बाद वाटर को डालेंगे, तो जो आपका हीट है बहुत ज्यादा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। अब ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों, ये जो टेस्ट ट्यूब है इस हीट को बियर नहीं कर सकता और हो सकता है कि ये टेस्ट ट्यूब टूट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि द मिक्सचर इट विल स्प्लैश आउट। ये मिक्सचर जो है, बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट विल स्प्लैश आउट, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो क्या करना होगा, हमको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना होगा और उसके बाद एसिड को, ये एसिड है, एसिड को ड्रॉप वाइज धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करना होगा। अगर हम पहला एसिड डालेंगे, हीट रिलीज होगा, दैट हीट इट गेट एब्जॉर्ब इन द वाटर। वाटर में ये कैपेसिटी है कि जो हीट एब्जॉर्ब निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इट कैन गेट एब्जॉर्ब इन दैट वाटर। और ये प्रिकॉशन लेने से द मिक्सचर विल नॉट स्प्लैश आउट, मिक्सचर जो है वो वहां से नहीं निकलेगा। क्लियर है? मतलब कभी भी मुझे डाइल्यूट करना हो कंसंट्रेटेड एसिड, देन वी हैव टू टेक द वाटर फर्स्ट एंड देन द एसिड इज एडेड ड्रॉप वाइज, सो दैट द अमाउंट ऑफ द हीट विच इज रिलीज इट कैन गेट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। क्लियर है सबको? कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये समझना है कि क्या प्रिकॉशंस लेना है हम लोगों को कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में चेंज करने के लिए। फाइन, चलिए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मिटा दें इसको। देखिए किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत जरूरी है ध्यान देना, समझना। तो मैं ये लिख सकता हूं, while diluting the acids, the water should be taken first. The water should be taken first in a test tube, and then the acid, the concentrated acid must be allowed drop wise to mix with water. The addition of water in an acid is an exothermic reaction. So the amount of heat so evolved get absorbed by the water. क्लियर है?
ये प्रिकॉशन हम लोगों को ध्यान है. While diluting the acids, the water should be taken first in test tube and then the concentrated acid must be allowed dropwise to mix with the water. The addition of water in acid is an exothermic reaction, so the amount of heat so evolved get absorbed by the water. If it is not done in such a way, then it has the condition or it will forms the condition in which the mixture will splash out. If such precaution will not be followed, if such precautions मिटा दे इसको, if such precautions will not be followed, then the heat so evolved can splash out the mixture and the person can get injury. इतना लिख सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मिक्सचर निकल जाएगा और जो पर्सन उसको देख रहा है उसको इंजरी हो सकता है, उसकी आंखों में, उसके स्किन पे ये पड़ सकता है. क्लियर है बच्चों? तो ये प्रिकॉशन हमेशा आप अपने लैब में भी ध्यान दो. जब भी आपको बोला जाए कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है, हमेशा वही सतर्क हो जाओ. मतलब अमाउंट ऑफ द एसिड वहां ज्यादा है और एसिड अगर आपके बॉडी पे गिरा, आंखों पे गिरा, तो इट विल प्रोड्यूस अ कोरोसिव इफेक्ट, मतलब ये जलन प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है? चलिए अब यहां तक जल्दी से आप लोग नोट करिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. चलिए, फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसमें ध्यान देना है. मिटा दें. चलिए, हाँ. अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ज्यादातर हम स्ट्रेस डालने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे. ठीक है? तो क्या है सबसे पहला? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ओके, सबसे पहला एसिड्स, या लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर soluble in water. Second one, it acts as an electrolytes. ये electrolytes की तरह जो आपके इन्वर्टर की बैटरी में रहता है, उनकी तरह भी यह काम करता है. It changes blue litmus into red. It changes into blue litmus into red. Next one, acids are corrosive in nature. ये थोड़ा ज्वलनशील है एसिड. तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आप नोट कर सकते हैं. ये तो मालूम है एसिड्स का टेस्ट होता है, वो सावर होता है, खट्टा होता है, उसको भी नोट कर सकते हैं. एसिड्स आर सावर इन टेस्ट. एसिड्स आर सावर. जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ सकें. ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका हो गया होगा. मैं इसको मिटा देता हूं. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए सभी बच्चे, द केमिकल प्रॉपर्टीज. ये वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट में ये एसिड्स के बारे में कंप्लीट एक आपका पैकेज है. तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए. नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो आपको पढ़ना है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे. हैशटैग मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज सभी बच्चों को याद होना चाहिए. गिन के सिर्फ 3-4 प्रॉपर्टीज ही आपको पढ़ना है क्लास 10 के हिसाब से. तो सबसे पहला, अच्छा हम किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? एसिड का. तो हमेशा दिमाग में सेंटर पॉइंट में एसिड्स को रखिए. तो पहला जो चीज है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स. तो मेटल्स के लिए जनरली क्या होता है कि एसिड्स जो हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं, द मोस्ट ऑफ द एसिड्स
like HCl, H2SO4, etc. reacts with metals like zinc, magnesium, etc. to give metal salt and hydrogen gas. तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हम लिख सकते हैं। मतलब अगर मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ हो जाए तो ये जो देगा, ये देगा मेटल का सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ सकता है that which gases evolve when the metals reacts with the dilute acids। मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो कौन सा गैस रिलीज होता है? इट इज अ हाइड्रोजन गैस। ये साइन मालूम ही है सबको, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। इट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये साइन जहां लगा रहे मतलब समझो वो गैस है। ओके, कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोला जाए जिंक प्लस HCl तो क्या दिया? ZnCl2 प्लस H2। ये कहां से आया मालूम है सबको? क्रिस्टल्स करके देख लेना है या फिर मेरे पहले वीडियोस में नोट कीजिए कैसे हम फॉर्मुलास को बनाते हैं। बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Cl2 यहां पर 2 लगाइए, H2 ऑलरेडी बैलेंस, मतलब ये H2 रिलीज हो गया। और क्या देख सकते हैं? Mg के साथ एक बार देख लो, H2SO4 क्या देगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। इज इट बैलेंस? यस, ऑलरेडी बैलेंस। देखो बच्चों, ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। HNO3 के साथ अगर ये रिएक्शन होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बारे में ज्यादातर हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो ये देखो आप H2 गैस। अब क्वेश्चन आता है हाउ, ये जो गैस निकल रहा है ये थोड़ा सा कलरलेस है, मतलब हमें दिखेगा नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो सब दिख नहीं रहा, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे? उसी तरह बच्चों यहां पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है हम कैसे चेक करेंगे? तो इसी जगह पर एक पॉइंट है या टॉपिक हम बोलते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में मैंने ये काम किया, ध्यान से देखो बच्चों, इसमें मैंने एसिड लिया, इसमें जिंक ग्रैन्युल्स को डाला, अब यहां से गैस निकलना शुरू हुआ। अब ये गैस जो निकल रहा है इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? वी आर आस्किंग अबाउट द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। एक जलता हुआ स्प्लिंटर, माचिस का तीली इसके सामने लाइए और ये पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा। पॉपिंग साउंड या पॉप साउंड। तो क्या बोल सकते हैं? लिख सकते हैं when a burning splinter is brought near the gas so evolved it catches fire with a popping sound। कहीं कहीं पर किताब में सिर्फ ये पॉप साउंड भी लिखा हुआ रहता है। पॉप साउंड कैसा होता है सबको मालूम है, समझ में आया? ये साउंड जो है ये एक्चुअली में पॉप साउंड है। जब आप उस जलती हुई माचिस की तीलियों को सामने लेकर जाएंगे तो ये साउंड क्रिएट होगा। क्लियर है? पॉप साउंड मालूम चल गया सबको? लाइक दिस, ये साउंड आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेता हूं। ये पॉपिंग साउंड अगर होता है मतलब समझो वो कौन सा गैस है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? चलिए मूव कर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको ताकि हम आगे बढ़ जाएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का सेम लिखना है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन। बेटा बिठा दे इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गुड, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। बच्चों टेस्ट हमेशा ध्यान देना, कैसा टेस्ट आना चाहिए। ओके फाइन। रिएक्शन विद सेकेंड नंबर, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड बच्चों देखो, मेटल का ऑक्साइड जैसे Na2, CaO, MgO, ये सबके साथ किसका रिएक्शन होना चाहिए? एसिड का, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज किसका पढ़ रहे हैं? रिएक्शन विद द एसिड। ठीक है, तो अब देखो हम लोग रिएक्ट करके देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप नोट कर लो, जैसे अगर मान लो मैं चुन लिया HCl का रिएक्शन करता हूं, HCl का रिएक्शन CaO के साथ। मालूम है सबको इसका प्लस का माइनस Ca2 प्लस होगा, क्रिस क्रॉस कर लो, यहां भी है।
तो क्या बन गया मेरा CaCl2 प्लस H2। मतलब ये क्या बन गया, मेटल का सॉल्ट बन गया, मालूम है आपको। मतलब इसको नाम क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, इसी का जनरल फॉर्मूला में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ मेटल सॉल्ट। और क्या निकला, वाटर। हर चीज में ये निकल सकता है। आप देखो, अगर मान लो मैं बोलता हूं HCl प्लस MgO, तो क्या निकलेगा, MgCl2 प्लस H2O। Cl2 को यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस करना है, यहाँ पे बैलेंस करके लिखिएगा। बैलेंस बहुत जरूरी है, अगर आप बैलेंस नहीं करते इसका मतलब आपका इक्वेशन गलत है। क्लास 10 में पहुंचने के बाद बैलेंसिंग काफी ज्यादा जरूरी है। वैसे बैलेंसिंग तो हमेशा करना चाहिए, मगर कभी कभी बच्चे अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि वो आंसर लिख दिया और हो गया। बिल्कुल नहीं बच्चों, आप एग्जाम में ये उम्मीद मत करना कि अगर आपने बैलेंसिंग नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। जो लोग ये कहते हैं, जो आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जहां पर आपको पता चलता होगा कि नहीं बैलेंस नहीं भी करोगे आप आंसर लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। You have to write down the equation correctly as well as you have to balance the equation, because you all know that why we should balance the equation, to verify the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed. तो मुझे उम्मीद है कि मेटल ऑक्साइड्स में इतना ही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना मेटल सॉल्ट निकलता है। चलिए थर्ड में आते हैं। We will talk about the reaction with the metal carbonates and the metal bicarbonates. करें, चलिए मिटा दें इसको। The third topic is the reaction with metal carbonates. metal carbonates कहने का मतलब कोई जैसे CuCO3 कार्बोनेट बोला गया, तो जैसे Na2CO3, CaCO3, इस तरह के कार्बोनेट के साथ एसिड्स का रिएक्शंस मुझे करना है। तो क्या करेंगे, चलो करके देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं मेटल कार्बोनेट्स, कोई भी चुन लो, CaCO3 के साथ अगर मैं HCl का रिएक्शन करता हूं, या इसको छोड़ो H2SO4 का रिएक्शन करता हूं, चलिए क्या बना देखो तो जरा सा। CaSO4 प्लस, अब देखो SO4 2 माइनस Ca2 प्लस CO3 2 माइनस H2, H का सिंगल पर, ये देखो अगर ये दोनों जुड़ता है तो बनता है मेरा H2CO3। लेकिन बच्चों H2CO3 इज अनस्टेबल, और H2CO3 नहीं बनकर ये भी टूट जाता है। मतलब फाइनली H2CO3 टूटकर बनता है H2O प्लस CO2। इसका मतलब मुझे ये दोनों इक्वेशंस को मिलाकर लिखना है। तो मैं लिख सकता हूं फाइनल इक्वेशंस में कि CaCO3 प्लस H2SO4 इट गिव्स CaSO4, और इसके बदले क्या मैं ये लिख सकता हूं प्लस H2O प्लस CO2। मतलब कौन सा गैस रिलीज हो रहा है इस जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों याद करो कि जब आपका मेटल था तो वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, लेकिन इस जगह पर आपका मेटल कार्बोनेट्स है, इसका मतलब कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये खास बात ध्यान देने की है। अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो कि कार्बोनेट जहां भी आएगा और वहां पर अगर पूछा जाए कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो आप हमेशा उसका आंसर देंगे इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रहा है। ओके, चलिए ये हो गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, इससे पता चलेगा। अच्छा, अब एक और है मेटल बाइकार्बोनेट्स, इसी में मैं जोड़ लेता हूं मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद द मेटल बाइकार्बोनेट्स। बच्चों बाइकार्बोनेट्स जो है ना, इसी को हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सिंबल मालूम है बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल माइनस, बाइकार्बोनेट आयन का सिंबल है, बाइकार्बोनेट आयन का सिंबल है, बाइकार्बोनेट आयन। तो चलो मैं बना के देखता हूं। अगर मान लो मैं बोलता हूं CaHCO3 होल 2, CaHCO3 होल 2 सिंगल माइनस है, प्लस H2SO4, ये बाइकार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी लिख सकते हैं। मेटल के बदले मेटल का नाम दे दो, बाकी हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ भी लगा सकते हैं। सो इट कैन बी कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो बच्चों क्या हो गया, इसका रिएक्शन करेंगे, क्या बना CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो कहीं कुछ बैलेंस हो सकता है, H2O प्लस CO। बैलेंस कर लेते हैं, H कितना 2 है, H 2 है, C कितना है 2, C यहां पर 1 है। मतलब यहां पर अगर ड्रॉ करने के लिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। और कुछ हो सकता है,
2 2 4 प्लस 1 5, 3 2 6, टोटल देख लो कितना हो जा रहा है मेरा फाइनली C2, 3 2 6 और 4 10, तो 4 5 4 9, और कुछ कर सकते हैं H2 और H2, यहां पर भी 2 लगेगा, फाइन, 2H2 प्लस 2CO2, चेक कर लो CaSO4, 2 2 4, 2 और 2 4, ठीक है, और C मेरा 2, C मेरा 2, और C मेरा 4 5 6 4 10, 3 2 6 एंड प्लस 4 10, चेक बैलेंस्ड। अब देखो बच्चों दोनों ही केसेस में खास बात, मैं चाहे मेटल कार्बोनेट्स लूं या मेटल बाइकार्बोनेट्स, दोनों ही केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, विच गैस इज इवॉल्व्ड when acids reacts with metal carbonates or metal bicarbonates और metal bicarbonates। तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हाइड्रोजन का मैंने टेस्ट किया था पॉपिंग साउंड को लेके, मतलब एक जलता हुआ माचिस का तीली अगर आप सामने रखेंगे देन इट विल क्रिएट अ पॉपिंग साउंड। अगर पॉपिंग साउंड आ गया मतलब हम समझ सकते हैं दैट इट इज अ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करूं तो क्या होगा, तो देखते हैं इसका टेस्ट करके कि हम लोग क्या कर सकते हैं। So first of all, I will write the test for the carbon dioxide gas. आप लोग भी टॉपिक डाल लीजिए, the test for the carbon dioxide gas. Test for CO2 gas. आपने पढ़ा है when CO2 gas is passed through lime water का फॉर्मूला सबको मालूम ही है, CaOH = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन द lime water turns milky। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, आप देखो CaOH प्लस CO2, तो क्या दिया ये CaCO3 प्लस H2O। बच्चों इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, इनसॉल्युबल एंड मिल्की, मतलब व्हाइट कलर का, क्लियर है। अब देखो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लाइम वाटर को, दिस इज नोन एज द लाइम वाटर, अगर इसको मैं मिक्सअप करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है विच इज इनसॉल्युबल इन नेचर। मतलब आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। लेकिन अब अगर बच्चों बोला गया कि इफ एक्सेस ऑफ CO2 is passed, ध्यान देना, एक्सेस passed through lime water, then what will happen? तो जब एक्सेस पास होता है मतलब पहले जब पास होगा तो ये तो बनेगा ही बनेगा, CaCO3 प्लस H2O, और इसके साथ और भी ज्यादा CO2 पास हो गया, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, तो क्या बनता है CaHCO3 और ये आपका सॉल्युबल होता है। बच्चों बहुत जरूरी है ये समझना, दिस वन इज इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट टर्न्स मिल्की। ये सॉल्युबल होता है और मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि why when the excess of CO2 is passed through the lime water then the milkiness disappears. Why? Because in the presence of the excess of CO2 the lime water it changes into calcium bicarbonate। इसका नाम क्या है, मैं नाम यहां लिख रहा हूं बच्चों, नाम है इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी को कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये फॉर्म होता है मिल्कीनेस डिसअपियर। स्टूडेंट्स यहां तक तो याद करते हैं मगर ये चीजें छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो नोट कर लीजिए इसको। दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एसिड में इससे बाहर क्लास 10th के लिए और कुछ भी नहीं आएगा, तो पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।